नमस्कार मित्रों, अपन पढ़ रहे थे मेवाड़ राजवंश और मेवाड़ राजवंश में अपन ने राणा सांगा तक पढ़ लिया था। उसके बाद में अगला शासक बनता है राणा रतन सिंह। राणा रतन सिंह, इसका शासन चलता है 1528 ईस्वी से 1531 ईस्वी तक। लेकिन इसके और एक बूंदी का सूरजमल आड़ा था, उसके आपस में बनती नहीं थी, तो ये दोनों आपस में लड़ते हुए मारे गए। उसके बाद में मेवाड़ का अगला राणा बनता है विक्रमादित्य। विक्रमादित्य, इसका शासन चलता है 1531 ईस्वी से 1536 ईस्वी तक। इसमें ज़्यादा लखन थे नहीं और ये राजकाज में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता था। इस कारण सारा राजकाज राजमाता देखती थी, राणा सांगा की पत्नी कर्मावती। इसकी संरक्षिका थी कर्मावती, संरक्षिका कर्मावती। अब खानवा के युद्ध के बाद में मेवाड़ बड़ा कमज़ोर हो गया था और राणा सांगा की भी मृत्यु हो गई थी। तो इसका पता चला, गुजरात का शासक था बहादुर शाह। यहाँ पर गुजरात है। गुजरात का शासक था बहादुर शाह। इसने मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया। तो मेवाड़ उस समय लड़ने की कंडीशन में था नहीं, बहुत कमजोर हो चुका था। तो कर्मावती ने गुजरात के बहादुर शाह के साथ समझौता कर लिया। यहाँ पर पड़ता है रणथंबोर। रणथंबोर का किला बहादुर शाह को दे दिया। कहा भाई तू रणथंबोर का किला ले ले और वापस चला जा, अपन संधि कर लेते हैं आपस में। तो बहादुर शाह एक बार वापस चला गया। इसने आक्रमण ये किया था 1534 ईस्वी के अंदर, सेना लेके आया था और समझौता होने के बाद में ये वापस चला गया। लेकिन फ्री की कोई भी चीज़ हाथ में आ जाती है ना, तो आदमी को लालच आ जाता है। तो 1535 के अंदर एक बार इसने फिर आक्रमण किया, सेना लेके आ गया और चित्तौड़गढ़ दुर्ग को घेर लिया। यहाँ पे है चित्तौड़ और चित्तौड़ को इसने घेर लिया। अब कर्मावती ने कहा कि अब भाई युद्ध करना ही पड़ेगा, क्योंकि बार बार संधियां नहीं होगी। और किले के दरवाजे एक बार बंद कर दिए और मीटिंग की राजमाता ने सभी सरदारों के साथ में। उस समय कर्मावती के दो पुत्र थे, एक तो था विक्रमादित्य और दूसरा था उदय सिंह। ये छोटे थे उम्र में। इन दोनों को बूंदी भेज दिया। कर्मावती का पीहर था बूंदी और इन दोनों को बूंदी भेज दिया अपने पीहर, और ये ननिहाल चले गए। अब भाई अब केसरिया कौन करेगा? तो सीनियर ऑफिसर था इस किले के अंदर रावत बाग सिंह। रावत बाग सिंह, ये देवलिया का ठाकुर था। देवलिया का सामंत था। देवलिया का क्षेत्र वर्तमान में प्रतापगढ़ के अंदर आता है। प्रतापगढ़ का जो क्षेत्र है वो देवलिया का क्षेत्र कहलाता है। तो इसके नेतृत्व में राजपूतों ने केसरिया किया और कर्मावती के नेतृत्व में महिलाओं ने जोहर किया। लगभग 700 महिलाओं ने जोहर किया इस समय।
और राजपूतों ने केसरिया किया। यह चित्तौड़ का दूसरा शाखा है, दूसरा शाखा। पहला शाखा रावल रतन सिंह के समय हुआ था सन 1303 के अंदर, और दूसरा शाखा 1535 में गुजरात के बहादुर शाह ने इस समय आक्रमण किया। ठीक है। अब कर्मावती ने हुमायूं को राखी भी भेजी थी, क्योंकि उस समय हुमायूं दिल्ली का शासक था, पर हुमायूं समय पे नहीं पहुंच पाया। हुमायूं उस समय ग्वालियर के दुर्ग के अंदर था, यहाँ पर था, यहाँ पर ग्वालियर है, यहाँ पर था। और हुमायूं ग्वालियर से सीधा आ गया मालवा, ग्वालियर से सीधा मालवा आ गया, और मालवा पे हुमायूं ने आक्रमण किया। तो ये बहादुर शाह यहाँ से मेवाड़ से सीधा मालवा चला गया, मालवा बचाने के लिए, लेकिन इसको लगा कि अब पार नहीं पड़ेगी यहाँ से। तब ये यहाँ से भागा और वापस गुजरात आ गया, और गुजरात से ये सीधा चला गया दमन और दीव। गुजरात के पास में अरब सागर के अंदर दमन द्वीप, दो द्वीप है, दमन द्वीप, ये दोनों द्वीप है। यहाँ चला गया पुर्तगालियों से कुछ समझौता करने के लिए, लेकिन पुर्तगालियों ने इसको यहीं पर पानी में फेंक दिया और ये यहीं पर मारा गया। पीछे पता चला मेवाड़ियों को कि भाई गुजरात का वो बहादुर शाह मारा गया। तब यहाँ से जो भी बहादुर शाह की सेना थी यहाँ से हटा दिया और वापस अपना राज्य ले लिया। अब कर्मावती ने जोहर किया था, ये पता चलता है एक पुर का ताम्रपत्र है, पुर का ताम्रपत्र, पुर का ताम्रपत्र। इससे ये जानकारी मिलती है कि कर्मावती ने जोहर किया था सन 1535 के अंदर। पुर के ताम्रपत्र के अनुसार इससे ये पता चलता है कि कर्मावती ने जोहर किया। कर्मावती ने जोहर करने से पहले कुछ दान दिया था, कुछ दान दिया था। तो इससे ये पुर का ताम्रपत्र बताता है कि कर्मावती ने सन 1535 के अंदर जोहर किया था और जोहर से पहले कुछ दान किया था। तो इससे ये जानकारी मिलती है पुर के ताम्रपत्र के अनुसार। अब देखो, अब क्या होता है कि ये दूसरा शाखा हो गया और ये तो यहाँ से शहीद हो गए, और हुमायूं को राखी भेजी, लेकिन हुमायूं समय पे नहीं पहुँच पाया। इससे पहले कर्मावती को जोहर करना पड़ा। अब देखो विडंबना, देखो एक समय गुजरात का जो बहादुर शाह वो अपने भाइयों से लड़कर मेवाड़ आया था, और इसी कर्मावती ने इस बहादुर शाह को शरण दी थी। और एक बार बहादुर शाह ने कुछ गलती कर ली थी और मेवाड़ी सरदार इस बहादुर शाह को मारने लगे, लेकिन कर्मावती ने इस बहादुर शाह को मारने से बचा लिया था। और उसी बहादुर शाह ने मौका देख के कर्मावती पर आक्रमण कर दिया और कर्मावती को जोहर करने की नौबत आ गई। बड़ा भयंकर मामला था। देखो दुर्भाग्य से शाका हुआ। अब देखो, अब वापस सरदार बहादुर शाह के मरने के बाद में रतन सिंह और विक्रमादित्य और उदय सिंह को वापस लेके आते हैं और मेवाड़ की राजगद्दी पर बैठाते हैं। लेकिन ये विक्रमादित्य सामंतों की इज्जत नहीं करता था, पहलवानों को साथ में रखता था और कई बार कहता था कि आपके ताकत दिया पहलवानों से भिड़ो। लेकिन एक समय आया, सामंतों ने कहा अगर समय आया तो हम बताएंगे। जब गुजरात के बहादुर शाह ने आक्रमण किया था उस समय सामंतों ने कहा कि अब पहलवान काम आएंगे या हम आएंगे। लेकिन राजमाता के आदेश पर सामंतों ने बड़ी वीरता के साथ में मातृभूमि के लिए शहीद हुए। और अब बड़ा विक्रमादित्य था, इसको राजगद्दी पे बैठाया, फिर भी इसमें लखन बिल्कुल आई नहीं। तो एक पृथ्वीराज सिसोदिया का दासी पुत्र था बनवीर।
बनवीर को कहा यार कुछ समय के लिए, जब तक उदय सिंह बड़ा नहीं होता है तब तक तू शासन संभाल, तू शासन संभाल। तो देखो आगे की घटना क्या होती है। यहाँ पे मेवाड़ और शासक विक्रमादित्य, विक्रमादित्य 1531 से 1536 ईस्वी। और शासन कौन, अभी कौन शासन संभाल रहा है? अभी संभाल रहा है बनवीर। सामंतों ने कहा कि तू संभाल ले कुछ दिन के लिए, तो इसने संभालना शुरू कर दिया। तो जब शासन संभाला तो कुछ समय के बाद में इसको लालच आ गया, कहा कि यार मैं विक्रमादित्य को मार दूं तो कैसा रहेगा। अगर विक्रमादित्य को मार दूं तो उदय सिंह भी पीछे से बड़ा, तो उदय सिंह भी हो रहा है, तो क्या करें। उदय सिंह और विक्रमादित्य दोनों को मार देते हैं तो राजा मैं ही रहूंगा। ये बनवीर था पृथ्वीराज सिसोदिया का दासी पुत्र। पृथ्वीराज वो जो ओडड़ा राजकुमार राणा सांगा का पुत्र। अब एक दिन मौका देखा इसने, बड़ी भयंकर रात थी वो, बड़ी दुखदाई रात, बरसात का मौसम था, बड़ी आंधी वाली रात, खतरनाक डरावनी रात। इसने मौका देख के बनवीर ने विक्रमादित्य पे हमला कर दिया और इसकी हत्या कर दी। जब विक्रमादित्य ने बनवीर ने विक्रमादित्य की हत्या की, ये पता चल गया पन्नादाय को। अब पन्नादाय कौन है? पन्नादाय उदय सिंह का पालन पोषण करने वाली थी। पन्नादाय उदय सिंह का पालन पोषण करने वाली थी, क्योंकि उदय सिंह की माता कर्मावती ने तो 1535 के अंदर जोहर कर दिया था और वो शहीद हो गई। अब इसका पालन पोषण कर रही थी पन्नादाय। पन्नादाय को जब विक्रमादित्य की हत्या हुई तो पता चल गया कि भाई विक्रमादित्य की हत्या हो गई है और उदय सिंह को मारने के लिए ये बनवीर आ रहा है। तब पन्नादाय ने उदय सिंह की जगह अपने पुत्र चंदन को राजशाही कपड़े पहना के उसी जगह सुला दिया, क्योंकि वो मारेगा ये बात तय है और मैं रक्षा नहीं कर पाऊंगी, तो अपने पुत्र का बलिदान देके मैं मेवाड़ के भावी राणा की जान बचा लूँगी। तो जैसे ही वो बनवीर अंदर आया, हाथ में नंगी तलवार लिए हुए, पन्नादाय को पूछा भाई उदय सिंह कहाँ? पन्नादाय ने बहुत सारी रिक्वेस्ट की लेकिन नहीं माना और कहा कि उदय सिंह को बता दे, नहीं तो मैं तेरे को और तेरे पुत्र दोनों को मार दूंगा, सभी को मार दूंगा। तब इसको लगा कि मेरे पुत्र का बलिदान देना ही पड़ेगा हर हालत के अंदर, और इसने अपने पुत्र की ओर इशारा किया और जैसे ही इशारा किया उसी समय बनवीर ने चंदन के ऊपर वार किया और उसी समय चंदन की मृत्यु हो गई। तो अपने मातृभूमि की रक्षार्थ के लिए पन्नादाय ने बहुत बड़ा बलिदान दिया। माताएं सदैव आदर्श होती हैं, पर इसका बलिदान सदैव अमर रहेगा।
और उसके बाद में पन्नादाय उदय सिंह को लेकर राजसमंद कुंभलगढ़ आ गई। यहाँ पर है कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ आता है राजसमंद जिले के अंदर, राजसमंद जिले के अंदर आता है। और उदय सिंह और पन्नादाय दोनों ही कुंभलगढ़ आ गए। यहां का प्रशासक था आशा देवपुरा। आशा देवपुरा, आशा देवपुरा को सारी की सारी बात बताई। कहा कि इस तरीके से विक्रमादित्य ने बनवीर ने विक्रमादित्य की हत्या कर दी और उदय सिंह को मारने वाला था, लेकिन मैंने किसी तरीके से उदय सिंह को मेरे पुत्र चंदन का बलिदान देकर मैं उदय सिंह को बचा के लेके आई हूँ और इस किले में शरण देनी। लेकिन आशा देवपुरा ने मना कर दिया कि मेरे को यार बनवीर मार देगा और मैं यहाँ शरण नहीं दे सकता किसी भी सूरत के अंदर। ये बार बार मिन्नतें मांग रही थी पन्नादाय, लेकिन आशा देवपुरा नहीं मान रहा था। ये बातचीत देख ली आशापुरा की माता ने, और माता ने जाके कहा आशा देवपुरा शर्म आनी चाहिए कुछ, अपने को गढ़ की चाबियां राणा सांगाजी सौंप के गए थे और सांगाजी का पुत्र ही आज गेट पर अंदर आने के लिए मन्नतें मांग रहा है। जो होगा वो देखा जाएगा, तो अंदर एंट्री दे इस बच्चे को। ये राणा है मेवाड़ का, और पन्नादाय ने अपने पुत्र का बलिदान दे के ये लेके आई। कितना इसने बलिदान दिया, कितना इसने त्याग किया है, और उसके बावजूद अपने इसको इस किले के अंदर एंट्री नहीं दे रहे हैं। इससे एक शर्मनाक हो ही नहीं सकता। तो आशा देवपुरा की माता के कहने पर आशा देवपुरा ने पन्नादाय और उदय सिंह को किले के अंदर एंट्री दे दी, और यहीं पर उदय सिंह का पालन पोषण हुआ। आशा देवपुरा और पन्नादाय की देखरेख में उदय सिंह का पालन पोषण हुआ, और समय के साथ में जब उदय सिंह बड़े हुए तब सरदारों को बुलाया और कहा कि तुम कहाँ बनवीर के नीचे बैठे हो, और मेवाड़ का महाराणा तो ये रहा उदय सिंह। तब सामंतों ने कहा यार हम कैसे मान लें कि उदय सिंह, क्योंकि हो सकता है कि आपके पुत्र चंदन का राज तिलक या फिर राजा बनाने के चक्कर में आपको लालच तो नहीं आ गया, तो क्या आप जांच करवा लो। फिर सामंतों ने उदय सिंह के ननियाल वालों को बुलाया, और ननियाल वालों ने कहा भाई उदय सिंह तो यही है, इस बात की गारंटी हम देते हैं। तब उदय सिंह को सामंतों ने अपना राणा माना, और उदय सिंह का राज तिलक किया 1537 के अंदर। अगला मेवाड़ का महाराणा है महाराणा उदय सिंह। उदय सिंह का शासन चलता है 1537 ईस्वी से 1572 ईस्वी। ठीक है, अब देखो, अब यहां से घोषित तो कर दिया, लेकिन बनवीर माना नहीं। इसने कहा मैं किसी भी सूरत के अंदर राज नहीं छोड़ूंगा। तब उदय सिंह और बनवीर के मध्य युद्ध हुआ, मावली का युद्ध। 1537 ईस्वी। इस युद्ध में उदय सिंह जीत गए और बनवीर यहां से भाग गया। इस युद्ध में उदय सिंह की सहायता की थी मालदेव ने। मालदेव मेवाड़ का राजा था,
मारवाड़ का राजा था मालदेव, इसने बहुत सारी सहायता की थी उदय सिंह, और उदय सिंह इस युद्ध के अंदर जीत गए थे और मेवाड़ के महाराणा बन गए। इस समय तो उदय सिंह की सहायता की, लेकिन एक और युद्ध हुआ, अरमाड़ा का युद्ध। अरमाड़ा का युद्ध ये युद्ध हुआ 1557 ईस्वी। हाजी खां और मालदेव, और सामने है उदय सिंह। उदय सिंह, अब देखो क्या होता है कि हाजी खां की एक रंग राय थी, दासी थी रंग राय, और इस पे मोहित हो गया था उदय सिंह। उदय सिंह ने कहा यार ये रंग राय मुझे देनी पड़ेगी, क्योंकि किसी समय हाजी खां की सहायता की थी उदय सिंह। तो रंग राय, हाजी खां ने कहा यार ये रंग राय तो मैं किसी भी सूरत के अंदर नहीं लूँगा। तब इनके बीच में युद्ध हुआ, अरमाड़ा का युद्ध 1557 ईस्वी के अंदर, और इसमें उदय सिंह हार गया था। सरदारों ने बहुत मना किया था, लेकिन ये माना नहीं उदय सिंह, और युद्ध हुआ, और युद्ध में उदय सिंह हार गया। और इस युद्ध में मालदेव ने हाजी खां की सहायता की। कारण क्या रहा कि मालदेव की शादी हुई थी खैरवा क्षेत्रपाली के अंदर पड़ता है। तो एक बार तो शादी हो गई, लेकिन मालदेव की एक साली थी। मालदेव ने कहा मैं वो एक बार और शादी करूंगा मेरी साली से, लेकिन खैरवा वालों ने मना कर दिया। लेकिन मालदेव नहीं मान रहा था, तो चुपके से उदय सिंह से शादी करवा दी। जाला राजपूत थे, जाली रानी थी, और उदय सिंह ने जाली रानी का मालिया भी बनाया था उसकी याद के अंदर। तो साली से शादी कर दी उदय सिंह से। इस बात से मालदेव सख्त नाराज था उदय सिंह से, और हाजी खां की सहायता की, और इसमें हाजी खां जीत गया। अब देखो अब क्या होता है। अब शांति चल रही है मेवाड़ के अंदर, आराम से लोग जी रहे हैं, लेकिन समय को कुछ और मंजूर था। देखो क्या होता है। ये मेवाड़ और राणा उदय सिंह, राणा उदय सिंह 1537 ईस्वी से 1572 ईस्वी। ठीक है। एक बार क्या होता है कि उदय सिंह के पुत्र होता है अमर सिंह। तो उदय सिंह खुश होकर एक लिंग जी के जाते हैं दोक लगाने के लिए। एक लिंग जी मेवाड़ के कुल देवता है, एक लिंग जी नागदा उदयपुर के अंदर इनका मंदिर है, नागदा उदयपुर कैलाशपुरी। ठीक है। ये यहाँ पर दोग लगाने के लिए आते हैं, और दोग लगाकर कुछ इस क्षेत्र में घूमने के लिए आगे जाते हैं। तो वर्तमान उदयपुर और आहड़ के बीच में जो क्षेत्र है वहाँ पर घूमने के लिए जाते हैं। तो आहड़ की तरफ जब आगे बढ़ते हैं तो बड़ा ही मनोरम दृश्य, शानदार दृश्य था।
बेडस नदी निकल रही है वहाँ से। तब उदय सिंह को लगा यार यहाँ पे नगर बचाना चाहिए, क्योंकि चित्तौड़गढ़ है तो चित्तौड़गढ़ को आराम से लोग घेर सकते हैं, कोई भी बाहरी आक्रांता आराम से घेर सकते हैं। चित्तौड़गढ़ ऊंचे पहाड़ पे थे लेकर हर बार घेर लेते हैं इसको। तो क्या है कि इस तरीके से कोई नगर का निर्माण किया जाए कि कोई भी इसको घेरे नहीं। तब उदय सिंह ने कहा कि यहाँ पर एक नगर बचाएंगे, तो वहाँ पर महलों का निर्माण करना शुरू कर दिया। नगर वो निर्माण चल ही रहा था और उदय सिंह दिन को एक समय घूमने के लिए कहीं गए, तो कुछ जहाँ महल बन रहे थे उस कुछ दूरी पर आगे गए तो एक पहाड़ी पर एक बाबा बैठे थे, साधु बाबा। और साधु बाबा से जब मिले तो साधु बाबा ने कहा आप यहाँ पर नगर मत बसाओ, जहाँ पर मैं बैठा हूँ यहाँ पर नगर की स्थापना करो। तो जहाँ पर अब वर्तमान में उदयपुर है वहीं पर नगर की स्थापना की। यहाँ पर देखो, यहाँ पर उदयपुर है और यहाँ पर महाराणा उदय सिंह ने उदयपुर नगर की स्थापना की 1559 ईस्वी के अंदर, और यहीं पर उदय सागर झील का निर्माण करवाया। उदय सागर झील का निर्माण करवाया और जो पुराने महल बने थे वो बने थे 1553 ईस्वी 1553 ईस्वी, और इस महलों को मोती महल के नाम से जाना जाता है, मोती महल के नाम से। ठीक है, नगर बनना शुरू हो गया, सब कुछ काम अच्छा चल रहा था। अब देखो समय को कुछ और मंजूर था और उस समय दिल्ली का शासक था, यहाँ पे दिल्ली है, दिल्ली का शासक था अकबर। और ये अकबर सारे राजपूताने के शासकों को अपना गुलाम बनाना चाहता था, और जो गुलाम जो अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं कर रहा था उस पर अकबर आक्रमण कर रहा था। तो अकबर को दो जगह आक्रमण करने थे, पहला तो चित्तौड़ पर और मालवा पर, यहाँ पे मालवा है, ये मालवा, और दूसरा चित्तौड़। और अकबर आक्रमण करने के योजना से अकबर आ गया था धौलपुर, यहाँ पे धौलपुर है, धौलपुर, यहाँ पर अकबर आ गया था। ठीक है, अब उदय सिंह का पुत्र था शक्ति सिंह। शक्ति सिंह किसी बात को लेकर उदय सिंह से नाराज हो गया था और यह अकबर के पास आ गया। शक्ति सिंह, अब अकबर और शक्ति सिंह के बीच में मुलाकात हुई और अकबर ने कहा कि मैं चित्तौड़ मेवाड़ पे आक्रमण करूंगा और आपकी क्या योजना रहेगी, आप हमारा किस प्रकार से साथ दोगे। शक्ति सिंह ने एक बार तो बात टाल दी, बातों के अंदर, लेकिन शाम के समय अब शक्ति सिंह को लगा यार मेवाड़ पे ये आक्रमण करेगा और मैं इसके साथ में रहूँगा और मेवाड़ की जनता मुझे क्या कहेगी, मेरे को किस नाम से पुकारेगी, मैं किसी भी सूरत के अंदर इसके साथ में नहीं रहूँगा। शक्ति सिंह रातों रात यहाँ से दौड़ा और उदय सिंह के पास पे आया और संदेश दिया कि अकबर आक्रमण करेगा और आप अपनी व्यवस्था कर दो। ये पता चला पीछे अकबर को। अकबर ने कहा मालवा को छोड़ दो और सीधे चित्तौड़ को घेरो। चित्तौड़ को घेर लिया भाई उसी दिन। समय था 23 अक्टूबर 1567 ईस्वी। अकबर ने चित्तौड़ को चारों ओर से घेर लिया। यहां पहुंचते ही इसका सेनापति था बख्शीश खां। बख्शीश खां को आदेश दिया कि चित्तौड़ को घेर लिया जाए। चित्तौड़ को चारों तरफ से घेर लिया। अब देखो, अब अंदर मीटिंग हुई, किले के दरवाजे बंद कर दिए
चित्तौड़गढ़ की, और अंदर से मीटिंग हुई भाई। अब क्या किया जाए? मेन सरदार थे जयमल राठौड़। जयमल राठौड़ से 1562 के अंदर से अकबर ने आक्रमण करके मेड़ता छीन लिया था, और अकबर जयमल यहाँ से रवाना होकर चित्तौड़ आ गया था उदय सिंह के पास में। जयमल राठौड़, पत्ता चुंडावत, शाहीदास चुंडावत, बल्लू सांपावत, ईश्वरदास सुहान, ये मेन सरदार थे। उदय सिंह ने इनके साथ में मीटिंग की, और मीटिंग करके सरदारों ने कहा कि यार आप ऐसा करो राणा जी, आप यहाँ से चले जाओ, हम लड़ लेंगे पीछे, क्योंकि आप अगर इस युद्ध के अंदर शहीद हो जाते हो तो पीछे मेवाड़ को कौन बसाएगा? हर बार ऐसा हुआ है कि केसरिया राणाओं ने किया, और पीछे बड़ी मुश्किल से पीछे वाली पीढ़ियों ने वापस चित्तौड़ को बचाया, मेवाड़ को। और इस बार ऐसा नहीं करेंगे, आप चले जाओ कहीं पहाड़ियों के अंदर, और हम पीछे लड़ेंगे इस दुश्मन से, और आप वापस आके सेना तैयार करके वापस इसको खदेड़ देना, एक बार हम इसको हल्का कर देते थोड़ा। तो उदय सिंह ने एक बार तो मना कर दिया, कहा कि यार मैं कैसे जाऊंगा, मैं कैसे जाऊंगा, मेरा घर है। फिर भी इन लोगों ने कहा कि आप राणा जी चले जाओ, हम लड़ेंगे, और केसरिया जो और वैसे ही करना पड़ेगा, इसके साथ में काफ़ी बड़ी सेना है। तो उदय सिंह से रिक्वेस्ट करने पर उदय सिंह चले गए गिरवा की पहाड़ियों के अंदर, गिरवा की पहाड़ियों के अंदर, और पीछे हेड था जयमल राठौड़, जयमल राठौड़। अकबर को पता चला कि उदय सिंह तो किले के अंदर है ही नहीं, तो किले के अंदर कौन है? किले के अंदर तो जयमल है। तो उदय सिंह कहाँ है? उदय सिंह पहाड़ियों के अंदर चले गए। तब अकबर ने पहला काम किया, अकबर का एक सेनापति था हुसैन कुली खां, हुसैन कुली खां, इसको कहा कि तू यार ऐसा कर, तू उदय सिंह के पीछे चला जा, ये, और जैसे जिंदा मुर्दा उदय सिंह को पकड़ के ले गया। तो ये हुसैन कुली खां उदय सिंह के पीछे गया, लेकिन उदय सिंह के बीच में इनकी लड़ाई भी हुई, लेकिन उदय सिंह इससे हारे नहीं, और इसकी एक उदय सिंह ने अंगुली काट दी। ये निराश होकर वापस लौट गया। अब अकबर ने कहा यार किले के अंदर उदय सिंह तो है नहीं, तो क्या करें? जयमल राठौड़ को कुछ लालच देते हैं। अकबर का एक वित्त मंत्री था टोडरमल, टोडरमल, इसको कहा कि तू यार जयमल राठौड़ को किसी तरीके से मना। टोडरमल गया जयमल राठौड़ के पास, जयमल राठौड़ को कहा कि आपको क्या ज़रूरत है, आपका तो किला भी नहीं है, और आप ऐसा करो, हम आपको आपका मेड़ता वापस दे देते हैं, चित्तौड़ भी वापस दे देते हैं, और आप और कुछ भी मांगो तो आपको दे दो। आपको क्या करना है? आप हमारे को चित्तौड़ दे दो, आप अपने मेड़ते चले जाओ। जयमल राठौड़ ने कहा कि चित्तौड़ का धनी मैं ही हूँ, आज चित्तौड़ का जो मालिक है वो मैं ही हूँ। मालिक कौन होता है? और मालिक मुझे चाबियाँ दे के गया है, और मेरी भूख कोई नहीं मिट सकता। भूख न मेटे मेड़ तो ना मेटे नागौर, आ रजवट भूख अनोखड़ी मर्या मिटे चित्तौड़। जब मैं चित्तौड़ के लिए जब मरूंगा
तब जाके मेरी भूख मिटेगी। और आप तो अकबर को जाके कहो कि अब रण की तैयारी की जाए, और जब तक जयमल जिंदा है तब तक अकबर चित्तौड़ के अंदर नहीं आ सकता किसी भी सूरत के अंदर। तो ये यहाँ पर वार्ता टोडरमल और जयमल की विफल हो गई और टोडरमल आ गया वापस आ गया। इसने कहा भाई जयमल तो नहीं मानेगा किसी भी सूरत के अंदर। अब क्या किया जाए? अब चित्तौड़ का किला बहुत ऊंचा था। अब इसको तोड़े तो तोड़े कैसे? क्योंकि तोप का गोला चला रहे हैं, तो तोप का गोला तो चित्तौड़गढ़ की दीवारों तक पहुंच नहीं रहा था, क्योंकि चित्तौड़गढ़ की ऊंचाई थी 620 फीट ऊंचा था। मैसा के पठार पर था, गंभीरी नदी के किनारे 620 फीट ऊंचा था, तो नहीं पहुंच पा रही थी। तब अकबर ने क्या किया देखो, ये चित्तौड़गढ़, मैसा के पठार पर है। छह 620 फीट ऊंचा है। अब यहां से गोले दाग रहा है, यहां जैसे यहां खड़ा है, और यहां से गोले दाग रहा है, तो ये यहां तक गोले आके पड़ रहे हैं, दीवारों तक ही नहीं लग रहे हैं। फिर अब क्या किया जाए? अब इसने कहा कि सेनापतियों को आदेश दिए कि आप ऐसा करो, इस पठार के बराबर टीला बनाओ, पठार के बराबर एक टीला बनाओ और उसके ऊपर तोपें रखो। तो सेनापतियों ने कहा बादशाह पागल बातें कर रहे हो, इतना कोई बड़ा बंदा है? अकबर ने कहा पैसे मैं दूंगा किसी भी सूरत के अंदर, आप तैयार करो, मजदूर मंगाओ। अब देखो चित्तौड़ के जो आसपास जो सारी जनता थी वो किले के अंदर घुस गई, क्योंकि अकबर को जनता बादशाह नहीं मानती थी, क्योंकि जो भी मुगल थे वो जीतते थे। जो भी क्षेत्र उस समय उस जगह खूब सारी मारकाट, हत्याएं, आम जनता को कत्ल करना, बलात्कार वगैरह वगैरह, ये खूब सारे ऐसा दुर्दांत कार्य करते थे। तो जनता अकबर को बादशाह नहीं मानती थी। पहले तैमूर आया, उसके बाद बाबर आया, और उससे ऐसे कई आए जिन्होंने खूब सारी मारकाट मचाई। तो जनता बहुत डरती थी, इनको बादशाह नहीं मानती थी, इनको एक लुटेरा, एक आक्रांता के रूप में देखती थी। तो चित्तौड़गढ़ के जो पास में सारी जनता थी वो सारी चित्तौड़गढ़ के अंदर आ गई। लगभग 30,000 जनता चित्तौड़गढ़ के अंदर आ गई। तो बाहर तो कोई मजदूर बचा नहीं। अब इस टीले का निर्माण कैसे करवाया जाए? तब मालवा से, गुजरात से, वहां से मजदूर लेके आए और अकबर ने खूब सारा धन लौटाया और एक टीले का निर्माण करवाया, और इस टीले का नाम है मोहर मगरी। इस पे रखी भाई तोपें, इस तरीके से तोपें रखी, इस तरीके से रास्ता बनाया और यहाँ से तोपें लेके आए और यहाँ पे तोपें रखी। अब ये हर 4-5 घंटे के अंदर यहाँ पे गोला दाग रहे हैं। किले के दरवाजे बंद थे और गोले दाग रहे हैं। दिन में ये गोले दाग रहे हैं और दीवारें क्षतिग्रस्त होती थी, और रात के समय दीवारों को सही करवा लेता था जयमल। अब दिन को तोड़ते, रात को सही करवा लेता, और दिन को अगर तोड़कर अंदर घुसे सैनिक
तो सेना अकबर के अंदर घुस नहीं पा रही थी। कारण ये था कि यहाँ पर एक किले की दीवारों पर ऊपर धनुर्धर खड़े थे। धनुर्धर, और ये धनुर्धर इसका मेन कमांडर था ईश्वर दास चौहान। इसकी बढ़िया व्यवस्था थी। ईश्वर दास चौहान ये मेन कमांडर था धनुर्धर सेना का। तो ये सेना तोपों से ये दीवारें तोड़ती और अंदर नजदीक आने की कोशिश करती, लेकिन ये धनुर्धर जहां तक तीर जा रहा था वहां से अकबर की सेना आगे नहीं बढ़ रही थी, वहीं पर सैनिक खत्म हो रहे थे। अब अकबर परेशान हो गया। अब मोह ये इस टीले का निर्माण करवा दिया, दीवारें तोड़वा रहा है, लेकिन नजदीक नहीं आने दे रहे तीर वाले। एक दिन क्या हुआ, एक रात को अकबर ने ध्यान रखा कि रात को दीवारें सही कौन करता है, दिन को तोड़ते हैं, रात को सही कर देता है। तो अकबर एक दिन ध्यान रखा, तो यहाँ पे जहाँ दीवारें टूटी हुई है वहाँ पर मजदूर कुछ काम कर रहे हैं और एक आदमी ऊपर खड़ा है। अब अकबर ने कहा ये क्या हो रहा है। तब उस सैनिकों ने कहा कि रात जब दिन हम अपने दीवारें तोड़ते हैं तो रात को दीवारें सही करवा देता है जयमल राठौड़। तब अकबर ने कहा मेरी बंदूक लेके आओ। अकबर की बंदूक का नाम था संग्राम। संग्राम, इसने इस बंदूक से गोली मारी, जयमल के पैर के अंदर लगी और जयमल घायल हो गया। जयमल ने उसी समय आदेश दे दिया था कि भैया जौहर और केसरिया की तैयारियां की जाए, किसी भी समय जौहर और केसरिया हो सकता है। तो अंदर बैठे सभी ने तैयारियां शुरू कर दी, और लेकिन अकबर की सेना नहीं पहुंच पा रही थी। अब क्या किया जाए, अकबर बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। उस समय जोग संजोग एक अकबर को एक बूढ़ा आदमी मिला। इस बूढ़े आदमी ने कहा कि मैं बहादुर शाह की सेना में था और बहादुर शाह ने इस चित्तौड़ को कैसे जीता मैं आपको बताता हूँ। आप एक साबात का निर्माण करो और साबात के जरिए इस चित्तौड़ को जीत सकते हो, बाकी कोई सहारा नहीं। अब देखो साबात कैसे बनेगी मैं बताता हूँ आपको। ये चित्तौड़गढ़, ठीक है, और यहां पर है सेना, यहां पर अकबर के टेंट है। अब मान लिया यहां से नजदीक आने नहीं दे रही है धनुर्धर वाले, तो अब क्या किया जाए। अब साबात का निर्माण करो। एक टेंट टाइप बनाया लंबा, इस तरीके से दीवारें बनाई और ऊपर इसके ऊपर जानवरों की खाल लगाई गई। और इस साबात के अंदर चलकर इस किले के नजदीक आप आ सकते हो। साबात की चौड़ाई इतनी थी कि 4 हाथी अंदर चल सकते हैं। और ऊंचाई इतनी कि हाथी के ऊपर आदमी खड़ा होकर अगर भाला लगा दे तो उसके टकराए नहीं, इतनी साबात ऊंची थी। और इसके ऊपर जानवर की खाल लगा दी कि ऊपर से कोई भी तीर वगैरह आए तो सेना कोई नुकसान नहीं हो और सीधे सैनिक इस दुर्ग की दीवारों के पास पहुंच सके। उसके बाद में जो भी होगा वो किया जाएगा। अब देखो, अब साबातों का निर्माण हो रहा है। एक तो हो रहा है इधर इस साइड पूर्वी साइड और एक हो रहा है उत्तरी साइड। 2 साबातों का निर्माण किया। हर रोज़ साबात बनाने में अकबर के 100 से 200 सैनिक मारे जा रहे हैं, क्योंकि ऊपर से बाटे वगैरह तीर वगैरह सारे आ रहे हैं। लेकिन मरने के बावजूद अकबर ने
दो साबातों का निर्माण करवाया, एक पूर्वी साइड और एक उत्तरी साइड। साबात जब बन के तैयार हुई तब इसने चित्तौड़गढ़ की दीवारों के अंदर उत्तरी साइड तो 120 मण बारूद भरा और एक साइड पूर्वी साइड 80 मण बारूद भरा भाई। और बड़े भयंकर धमाका हुआ। ये 180 नहीं 120 मण वाली बारूद जब फटी तो बड़ा भयंकर धमाका हुआ। 50 कोस तक दीवारों आवाज सुनाई दी। तब जयमल ने कहा भाई अब तैयार हो जाओ, अपन साके करने के लिए तैयार हो जाओ। अब साका करना ही पड़ेगा, बाकी कोई सहारा नहीं, क्योंकि बड़ा भारी नुकसान हुआ। ये जब दो बारूदें फटी, एक 80 मण और एक 120 मण, बड़ा भयंकर धमाका हुआ, बड़ी खतरनाक आवाज़ आई और किला चित्तौड़गढ़ दुर्ग दहल उठा। इसकी हालत ख़राब हो गई। अब सब ने तैयारी कर ली। एक रात को सभी ने एक साथ भोजन किया और कहा भाई अब सुबह जंग होगी किसी भी सूरत के अंदर, अब सुबह जंग होगी। अब देखो क्या होता है। अब किले के दरवाजे खोलने ही पड़ेंगे हर हालत के अंदर। मैं आपको व्यवस्था बता देता हूँ किस तरीके से सैनिक कमांडर खड़े थे। ये चित्तौड़, इस दरवाजे का नाम है लाखोटी बारा। उत्तरी साइड है लाखोटी बारा। और यहाँ पर खुद जयमल खड़ा था। जयमल के सामने अकबर खुद खड़ा था। और ये पूर्वी दरवाजा, इसको कहते हैं सूरज पोल। सूरज पोल। यहाँ था शाहीदास सुंडावत, डोडिया सांडा, और पत्ता चुंडावत। इसके सामने था कासिम खां और टोडरमल। और यह है दक्षिणी द्वार चित्तौड़ का, इसको कहते हैं चित्तौड़ी बुर्ज। यहाँ पे था बलू चंपावत। सामने था आसफ खां। अब भाई भयंकर युद्ध हुआ। समय था फरवरी 1568 ईस्वी। ये युद्ध चला 2 दिन और 1 रात। बड़ा भयंकर युद्ध हुआ भाई साहब। 8000 राजपूत थे इसमें और 48,000 अकबर की सेना को मारा। 48,000 अकबर के सैनिकों को मारा और 8,000 लोग यहाँ पे शहीद हो गए। और जयमल और कल्ला राठौड़ हनुमान पोल और भैरव पोल के पास में शहीद हुए। जयमल के पैर की लगी हुई थी तो कल्ला के कंधों पे बैठ के इसने लड़ाई की थी। और बाद में
कल्ला राठौड़ देवता बन गए थे और 4 हाथों के लोग देवता कहलाए थे कल्ला राठौड़। 4 हाथ चले थे। अकबर इनकी बहादुरी से जयमल, पत्ता चुंडावत और कल्ला राठौड़ की बहादुरी से बहुत खुश हुआ। ये मारे नहीं जा रहे थे। अब अकबर के सैनिक बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे और अकबर ने कल्ला राठौड़ और जयमल राठौड़ और पत्ता चुंडावत को अपनी संग्राम बंदूक से गोली मार के मारा था। बाकी ये लोग मरते नहीं थे। ये भैरव पोल और हनुमान पोल के पास में शहीद हो गए। पत्ता चुंडावत सूरज पोल के पास में शहीद हुए और बड़ी बहादुरी से बड़ा खुश हुआ अकबर इनको लड़ते देखकर और खुश होकर आगरा के दुर्ग के अंदर जयमल और पत्ता की मूर्तियों का निर्माण करवाया। बाद में औरंगजेब ने तोड़वा दिया, लेकिन महाराजा राय सिंह जी ने गजारूढ़ मूर्तियों का निर्माण करवाया। जयमल और पत्ता चुंडावत की बीकानेर दुर्ग के अंदर वापस निर्माण करवाया और पत्ता चुंडावत यहाँ पे शहीद हो गए। और जौहर जो हुआ वो पत्ता की पत्नी थी फूल कंवर। इसके नेतृत्व में मैन जौहर हुआ। और अबुल फजल लिखता है कि हर जगह अलग अलग जौहर हुआ, लेकिन मैन जौहर जो हुआ वो फूल कंवर के नेतृत्व में हुआ, जो पत्ता चुंडावत की पत्नी थी। और ये चित्तौड़ का तीसरा साका है। 1568 ईस्वी 68 ईस्वी चित्तौड़ का तीसरा साका। बड़ा भयंकर युद्ध हुआ भाई, तीसरा साका। और बड़ा नाराज था अकबर, बहुत बड़ी मशक्कत के बाद में जीता। और ऐसा जीतते ही अकबर ने यहाँ पर निर्दोष जनता थी 30,000 जनता, 30,000 जनता, इसका कत्लेआम करवाया अकबर ने। अंदर आते ही किले के अंदर कुछ नहीं मिला। नाराज था क्योंकि रानियों ने जोहर कर लिया था। राजपूत सरदार सारे शहीद हो गए थे। उदय सिंह गिरवा की पहाड़ियों में चले गए थे। तब ये बहुत नाराज हुआ, कुछ मिला नहीं इसको। तब जाके इस जनता को इसने 30,000 जनताओं का कत्लेआम करवाया। महान अकबर के ऊपर एक ये काला धब्बा है अकबर के ऊपर, 30,000 जनता का कत्लेआम करवाना। और इसने इस दुर्ग का शासन प्रबंध सौंप दिया था आसफ खां को, सौंप दिया था। और ये यहाँ से जीत के रवाना हो गया था। मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है अजमेर के अंदर। और जब ये वहाँ से रवाना हुआ था तब इसने ये जियारत का कहा था, भाई अगर मैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग जीत गया तो मैं अजमेर जाऊँगा जियारत करने के लिए। तब ये यहाँ से रवाना हो गया और आसफ खां को शासन का, दुर्ग का शासन प्रबंध सौंप दिया। और इसने एक सिक्का भी चलाया था, LC सिक्का। ये चित्तौड़गढ़ जीतने के बाद में LC सिक्का भी चलाया था ऐसा अकबर ने। और उसके बाद में ये अजमेर चला गया। और अजमेर जब जा रहा था तब उदय सिंह ने इस पर आक्रमण किया था, पहाड़ियों के अंदर आक्रमण किया। ये चित्तौड़ मेवाड़ का पहला उदाहरण है, जो छापामार पद्धति का पहला उदाहरण है, जब यहाँ से अकबर के ऊपर आक्रमण किया। और उसके बाद में 28 फरवरी 1572 ईस्वी में उदय सिंह की मृत्यु हो जाती है। गोगुंदा के अंदर दाह संस्कार किया जाता है उदय सिंह का, क्योंकि इतने सारे सैनिक मर गए वगैरह वगैरह। तो उदय सिंह को सदमा लग गया और 1568 के अंदर तीसरा साका हुआ। 4 साल और जिए थे और गोगुंदा के अंदर इनका दाह संस्कार किया गया और उदय सिंह खत्म हो जाते हैं। और उसके बाद में अपन अगले महाराणा होंगे, महाराणा प्रताप, जो अपन आगे अगले में पढ़ेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।